बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एंड अफेयर्स में खुशामदीद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम दो टाइप के वेपन्स के बारे में बात करेंगे। वो है बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल। दोनों मुल्कों के आर्सनल में जो बेस्ट बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल हैं, एक एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक क्रूज़ मिसाइल, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान के वेपन्स से। तो हिंदुस्तान के वेपन्स में इनका सबसे बेस्ट और लीथल वेपन है वो है अग्नि 5। अग्नि 5 पर दोस्तों इन्होंने फर्स्ट टेस्ट 2012 में किया था। उसके बाद इसके मज़ीद कुछ टेस्ट भी किए गए जिसके साथ इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाई गई। और आज जो इसका लास्ट टेस्ट किया गया है यानी 2022 में, उसके मुताबिक इसमें इसके लॉन्च वेट में कुछ कमी लाई गई है, क्योंकि इसमें कंपोजिट मटेरियल्स की इसकी स्टेजेस में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसके जो ओरिजिनल वेट है उसमें कमी आई है। तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बात कर लें तो इसकी लेंथ है 17.5 मीटर, डायमीटर 2 मीटर। अगर आप पाकिस्तानी मिसाइल्स के कंपैरिजन में बात करेंगे तो ये थोड़ा आपको बड़ा मिसाइल दिखेगा, क्योंकि ये एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान का जो बेस्ट मिसाइल है शाहीन 3, वो 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात कर लें तो ये एक टेल पे माउंट करके इसे लॉन्च किया जा सकता है। और इसको लास्ट 2 टेस्ट में इसको कैनेस्टराइज कर दिया गया है, यानी हिंदुस्तान ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि उन्होंने कौन सा वॉर हेड इस पर माउंट किया है, यानी कन्वेंशनल या न्यूक्लियर। तो इसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स की बात करें तो ये वैसे 1650 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। और अगर इसे न्यूक्लियर टर्म्स में बात करें तो वो टीएनटी में मेजर किया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसकी लास्ट जो डिक्लेयर्ड रेंज है वो है 5400 किलोमीटर, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का बिलीव है कि इसकी ओरिजिनल रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। लेकिन क्योंकि कुछ इंटरनेशनल लॉस की वजह से, जिसकी वजह से आईसीबीएम्स के टेस्ट पे पाबंदी है, हिंदुस्तान ने इसकी मैक्सिमम रेंज 5400 किलोमीटर रखी है। और इसकी मज़ीद बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 40% क्लेम किया गया है, इसके वज़न में कमी लाई गई है, क्योंकि इसके जो सॉलिड रॉकेट स्टेजेस जो हैं उनमें कंपोजिट मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा ये अपनी गाइडेंस के लिए एक बहुत ही एक्यूरेट रिंग लेज़र जायरोस्कोप इस्तेमाल करता है, जिससे इसको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। उसके अलावा ये इंडियन जीपीएस जो है, इंडियन नेविगेशन रिसर्च सैटेलाइट सिस्टम, उसका भी इस्तेमाल करता है अपनी गाइडेंस के लिए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया के बेस्ट क्रूज़ मिसाइल के बारे में, जो कि है ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल। तो दोस्तों, ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल, जिसको PJ-10 के नाम से भी जाना जाता है एक सुपरसोनिक रैमजेट पावर क्रूज़ मिसाइल। और इसका सबसे पहला टेस्ट 2001 में किया गया था चंदीपुर के मुकाम से, जहां इसको एक वर्टिकल लॉन्च प्लेटफॉर्म के ज़रिए लॉन्च किया गया था। और इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है इसलिए कि ये अपने लो एल्टीट्यूड, क्योंकि ये क्रूज़ मिसाइल है, उसकी वजह से और अपनी हाई स्पीड की वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को धोखा दे सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के पे। तो इसकी लेंथ है 8.0 से 8.2 मीटर तक। इसको डायमीटर जो है वो है 0.67 मीटर। इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म जो हैं वो आज 2023 में काफ़ी सारे हैं कंपेयर टू 2001, जिसमें ये खाली ग्राउंड के ज़रिए लॉन्च किया जा सकता था। ये एक सरफेस लॉन्च मिसाइल था, लेकिन अब इसे एक एयर लॉन्च भी किया जा सकता है, इसे सबमरीन लॉन्च भी किया जा सकता है, इसे शिप लॉन्च भी के ज़रिए भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके पेलोड की बात कर ली जाए तो ये 200 से 300 किलोग्राम का पेलोड लेके जा सकता है, जिसमें हाई एक्सप्लोसिव और सब म्यूनिशंस हैं। इसके प्रपोल्जन की बात कर ली जाए तो ये एक लिक्विड फ्यूल रैमजेट पावर क्रूज मिसाइल है, और ये बेसिकली अपने जो फॉरवर्ड जो इनलेट है, जहाँ पे एक कोन शेप आपको ये नज़र आएगी, इसके ज़रिए एयर को कंप्रेस करता है। ये कंप्रेस एयर जाती है कंबशन चेम्बर में, जहाँ इस पर फ्यूल स्प्रे किया जाता है और कंबशन का प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में जो होती है एयर एक्सपेंड करती है और आपको एक हाई लेवल ऑफ थ्रस्ट मिलता है, जो कि एक सुपरसोनिक थ्रस्ट होता है। और मिसाइल मैक्सिमम 3 मैक की स्पीड अटेन कर पाता है। मज़ीद इसकी डिटेल्स पे बात कर ली जाए तो दोस्तों, इसका मैक्सिमम लॉन्च वेट जो है वो 2200 से 3000 किलोग्राम तक है। बात करते हैं ब्राह्मोस के कुछ वेरिएंट्स के बारे में। तो इसमें इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट डेवलप किया गया है, जिसकी टेस्ट की जा चुकी है, और क्लेम्स के मुताबिक इसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक है। और अब बात करते हैं इसके एयर लॉन्च वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, ब्राह्मोस का एक एयर लॉन्च वेरिएंट डेवलप किया गया है, जिसमें इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं,
जिसमें ख़ास तौर पे इसके बूस्टर में मॉडिफिकेशन की गई है ताकि इसका वेट रिड्यूस किया जा सके और इंडिया का जो बेस्ट फाइटर है सुकोई 30 MKI वो इसको कैरी कर सके। पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर इत्तेफाक किया जाए तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ऐसे खाली 4 सुकोई 30 MKI हैं जो ब्राह्मोस को कैरी कर सकते हैं और स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकते हैं। इसमें जैसा मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं जिसकी वजह से इसके वेट में कमी लाई गई है, जिसकी बाद ये 4 सुकोई 30 MKI इस ब्राह्मोस को कैरी करने के काबिल हुए हैं और इंडिया मज़ीद सुकोई 30 MKI भी अपग्रेड कराना चाहता है, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ये अपग्रेड्स रुकी हुई हैं। दोस्तों अब बात की जाए ब्राह्मोस एनजी की, तो ब्राह्मोस एनजी ब्राह्मोस का एक एडवांस वेरिएंट है जो कि इंडियन डीआरडीओ डेवलप कर रहा है ताकि वो इंडिया के लाइट वेट जो फाइटर्स हैं जैसे कि LCA तेजास वो इस मिसाइल को कैरी कर सकें। और इसके लिए जो ओरिजिनल ब्राह्मोस है उसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशंस की गई हैं जिसकी वजह से इस मिसाइल का जो ओरिजिनल वेट है उससे इसमें 50% कमी लाई गई है, जिसके बाद ये इसके जो इंडिया के जो सिंगल इंजन फाइटर जेट्स हैं वो इसको कैरी कर सकते हैं और स्ट्राइक्स कैरी आउट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मज़ीद इसके बारे में, ब्राह्मोस वेरिएंट्स के बारे में। तो ब्राह्मोस 2 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ब्राह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट पावर्ड क्रूज मिसाइल होगा और ये बेसिकली ब्राह्मोस का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसमें क्या होता है कि एक रैमजेट इंजन के अलावा इसमें एक एडिशनल स्क्रैमजेट इंजन भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा अभी आपको पिक्चर में दिख जाएगा। तो इसमें जो एयर होती है उसको मज़ीद कंप्रेस किया जाता है। जब वो रैमजेट स्टेज से पास हो जाती है और कंप्रेस हो जाती है तो उसे स्क्रैमजेट स्टेज से पास करवाया जाता है, उसको मज़ीद कंप्रेस कराया जाता है और फिर वो कंप्रेस रह जाती है कंबशन चेम्बर में और फिर वहाँ से उसमें इग्नाइटर के ज़रिए कंबशन की जाती है और फिर आपको एक हाइपरसोनिक लेवल का थ्रस्ट मिलता है जो कि तकरीबन मैक 8 के मुतरादिफ होता है। और ये मिज़ाइल बेसिकली रशिया का जो सिरकॉन क्रूज़ मिज़ाइल है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है और इंडिया इसे रशिया के साथ ही मिलके बना रहा है। जहाँ रशिया के जो सिरकॉन मिज़ाइल है उसकी मैक 9 जो मैक्सिमम स्पीड है, वहीं इसकी मैक 8 क्लेम्ड मैक्सिमम स्पीड है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शाहीन 3 बैलिस्टिक मिज़ाइल के बारे में। तो बेसिकली ये एक शाहीन 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल का एक सक्सेसर है और शाहीन 2 के मुकाबले में इसकी रेंज में काफ़ी इजाफा किया गया है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले इसका टेस्ट 2015 में किया गया था और इसके ऑनवर्ड्स भी इसके टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि जबकि इसका जो लास्ट टेस्ट है वो 2022 में किया गया। और उसमें जो ISPR ने प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें यही मेंशन किया गया कि इसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को उन्होंने टेस्ट किया है और इसके डिज़ाइन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाई गई हैं। तो दोस्तों शाहीन 3 का आइडिया अर्ली 2000s में ही इसका आइडिया आ चुका था, एक इवॉल्व कर चुका था कि इस मिसाइल को बनाया जाएगा और बेसिकली आइडिया यही था कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स जो हैं उनको टारगेट किया जा सके इसकी इम्प्रूव रेंज की वजह से। तो ये वजह थी कि इस वजह से इस मिसाइल को डेवलप किया गया क्योंकि ख़तरा ये था कि इंडिया का जो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है उसको इंडिया यूज़ कर सकता है एज अ स्ट्रेटेजिक बेस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने के लिए। तो इस मिसाइल की रेंज इतनी इंक्रीज़ कर दी गई है कि वो आइलैंड भी इसकी रेंज में आ जाता है। और बेसिक दोस्तों अब इसके पेलोड के बारे में बात कर ली जाए तो ये मैक्सिमम 700 किलोग्राम्स का पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। और अब इसके प्रोपल्जन के बारे में बात करें तो ये इनिशियल 2 स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करता है और थर्ड स्टेज में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें इस इब्तदाई की जो इनिशियल स्टेजेस जो हैं वो इसे मैक्सिमम 700 किलोमीटर के अल्टीट्यूड तक प्रोपेल करती हैं। इस अल्टीट्यूड तक प्रोपेल कर देने के बाद ये दोनों सॉलिड फ्यूल स्टेजेस सेपरेट हो जाती हैं इस मिसाइल से और इसकी थर्ड स्टेज जो होती है जो कि एक लिक्विड फ्यूल स्टेज होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो इस मिसाइल को, इस वॉरहेड को मज़ीद कुछ डिस्टेंस तक प्रोपेल करती है, अपने टारगेट तक मैन्यूवर करते हुए पहुंचाती है। यहाँ मैन्यूवर से मुराद ये है कि यह एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा देने के लिए अपने आप की ट्रेजेक्ट्री, अपने वॉरहेड की ट्रेजेक्ट्री बार बार चेंज करती है ताकि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा दिया जा सके। कुछ चाफ और डिकॉयस भी लॉन्च किए जाते हैं ताकि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा दिया जा सके। और फिर ये थर्ड स्टेज जो होती है ये अपने वॉरहेड को अपने टारगेट की तरफ पोजीशन करके इसे रिलीज़ कर देती है।
वॉरहेड रिलीज़ करने के बाद दोस्तों आप समझ लें कि मिज़ाइल का टर्मिनल फेज़ जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और इस फेज़ में मिज़ाइल की मैक्सिमम स्पीड अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक 700 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से ये वॉरहेड को रिलीज़ किया गया है, तो इसकी वजह से इसकी टर्मिनल स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक ये स्पीड तकरीबन मैक 18 के मुतरादिफ है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि एक मैक जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड के मुतरादिफ होती है, तो मैक 18 का मतलब है 18 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। और इस स्पीड पर इस वॉरहेड को इंटरसेप्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है, स्पेशली तब जबकि इस मिज़ाइल में एक MARV नामी फ़ीचर जो होता है वो भी ऐड किया गया है, जिसका मतलब होता है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। यानी ये अपने टर्मिनल फेस में 18 मैक की स्पीड को अटेन करते हुए मैन्यूवर भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को मज़ीद धोखा दे सकता है और इसको इंटरसेप्ट करना, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा वॉरहेड होता है और ये मैक 18 की स्पीड पर ट्रैवल कर रहा होता है, अपने टारगेट को अप्रोच कर रहा होता है, तो इस स्पीड पर से इंटरसेप्ट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। इसके गाइडेंस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसका गाइडेंस की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक ये एक बहुत ही एक्यूरेट INS प्लस GPS का कम्बिनेशन यूज़ करता है अपने वॉरहेड को गाइड करने के लिए अपने टारगेट की तरफ। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अब पाकिस्तान के बेस्ट क्रूज़ मिसाइल की जानिब, जो कि है बाबर क्रूज़ मिसाइल। दोस्तों इस मिसाइल का सबसे पहला टेस्ट 2005 में किया गया। उस वक्त इसकी स्टेटेड रेंज 500 किलोमीटर थी। उसके बाद इस मिसाइल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लाई गई, इसके डिज़ाइन में, इसके इंजन में, इसके प्रोपल्जन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लाई गई, जिसके बाद इसकी रेंज इंक्रीज़ करके 700 किलोमीटर कर दी गई। अब इसकी थोड़ी डिज़ाइन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आप इसके डिज़ाइन पर गौर करेंगे तो ये एक ट्यूबुलर फ्यूजलेज वाला मिसाइल है, जो कि बहुत स्ट्रांगली रिजेम्बलेंस रखता है अमेरिकन टॉमहाक क्रूज मिसाइल से, यानी इसकी इंस्पिरेशन डिराइव की गई है टॉमहाक क्रूज मिसाइल से। और ये फोल्डेड विंग्स के साथ आता है, जो कि लॉन्च के बाद अनफोल्ड हो जाते हैं और ये मिसाइल अपने टारगेट को अप्रोच करने लगता है। अब इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे बात कर लेते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएँ तो इसकी लेंथ 6.2 मीटर है, इसका डायमीटर 0.52 मीटर है। यानी अगर आप इसकी डायमेंशंस आप अमेरिकन टॉमहाक क्रूज़ मिसाइल से कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 19-20 के फ़र्क के हिसाब से तकरीबन ये डायमेंशंस वैसे ही हैं जैसे अमेरिकन टॉमहाक क्रूज़ मिसाइल की हैं। इसका मैक्सिमम लॉन्च वेट जैसे 1500 केजी का है, तो अमेरिकन जो टॉमहाक है उसका 1600 केजी का है। बस फ़र्क इतना है कि उसकी मैक्सिमम रेंज इस मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लाई जा रही हैं, जिसके बाद ये भी तकरीबन 1000 किलोमीटर की रेंज तक तो अचीव कर चुका है और फ्यूचर में इस रेंज को मज़ीद इम्प्रूव करने का इरादा है पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की जानिब से। तो इसके प्रोपल्जन पे बात करें तो ये एक लिक्विड फ्यूल टर्बोजेट इंजन यूज़ करता है अपनी रेंज को अचीव करने के लिए। पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगर बात करें तो ये पहले यूक्रेनियन इंजन यूज़ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान अपने इंडिजिनस इंजन्स की तरफ बढ़ा है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब इसके मैक्सिमम पेलोड के बारे में बात करें तो ये मैक्सिमम 400 से 500 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड ले जा सकता है, जिसे अगर न्यूक्लियर वेपन की टर्म्स में बात करें तो ये तकरीबन 35 किलो टन का एक न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। और अगर कन्वेंशनल सेंस में बात करें तो ये 400 से 500 किलोग्राम का जो पेलोड है ये भी अमेरिकन टॉमहाक जो मिसाइल है उसके पेलोड के कंपेरेबल है। अमेरिकन टॉमहाक मिसाइल भी इतना ही पेलोड अपने साथ लेकर जा सकता है। इसकी गाइडेंस सिस्टम पे बात करें तो ये एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम अपनी गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करता है, ये टेरकॉम अपनी गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करता है, ये डिजिटल सीन मैपिंग जैसे फीचर्स अपनी गाइडेंस के लिए इस्तेमाल करता है। और इन गाइडेंस की बदौलत इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है इस मिसाइल की, जो कि अमेरिकन टॉमहाक के कंपेरेबल है। इनकी गाइडेंस सिस्टम पर बात करें तो सबसे पहले टेरकॉम सिस्टम की बात करते हैं। तो टेरकॉम सिस्टम एक ऐसा गाइडेंस सिस्टम है जिसमें आप मिसाइल में एक प्री फीड मैप्स इंस्टॉल कर देते हैं और जब मिसाइल को आप लॉन्च करते हैं और वो अपने टारगेट को अप्रोच कर रहा होता है तो वो अपने टारगेट को इन प्री फीड मैप्स के ज़रिए एनालाइज करता है, टैली करता है। अब बात कर लें डिजिटल सीन मैपिंग के फीचर पे, तो ये भी टेरकॉम की तरह ही का एक फ़ीचर है, जहाँ टेरकॉम में आप टेरेन के मैप्स इंस्टॉल करते हैं मिसाइल में। इसमें आप लाइव आप मिसाइल अपना जो टारगेट को अप्रोच कर रहा होता है उसको ट्रांसमिट कर रहा होता है अपने बैक एंड यूज़र की तरफ, यानी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोर्सेस
की जानिब, और वहाँ से वो लोग टैली करके इस मिज़ाइल को अपडेट कर रहे होते हैं, और इसके ज़रिए मिज़ाइल अपने टारगेट को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई करता है और बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ जाके हिट कर सकता है। और ये सब पॉसिबल होता है टू वे डेटा लिंक की बदौलत। टू वे डेटा लिंक के ज़रिए ही पाकिस्तान आर्मी जो होती है वो इस मिज़ाइल को अपडेट कर रही होती है, इसके टारगेट भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है कि वो इसका टारगेट चेंज करना चाहती है, तो वो इसके टारगेट को चेंज भी कर सकती है मिड कोर्स गाइडेंस के ज़रिए, इस टू वे डेटा लिंक के ज़रिए। अब बात कर लेते हैं बाबर मिज़ाइल के वेरिएंट्स के बारे में। तो इस मिज़ाइल के बहुत सारे वेरिएंट्स ओवर द ईयर्स डेवलप किए गए हैं, जैसे बाबर 1A, बाबर 1B, बाबर 2, बाबर 3, हरबा। और हर वेरिएंट पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड सेंसर्स के साथ, इम्प्रूव्ड रेंज के साथ डेवलप किया गया। सबसे पहला टेस्ट बाबर मिज़ाइल का 2005 में किया गया था, और उस टाइम इसकी स्टेटेड रेंज 500 किलोमीटर थी, जो कि 2007 में और ऑनवर्ड्स 2010 के टेस्ट में इम्प्रूव की गई और इसकी मैक्सिमम रेंज 700 किलोमीटर कर दी गई। फिर बाबर 2 डेवलप किया गया, जिसमें इसकी मैक्सिमम रेंज 750 किलोमीटर कर दी गई, और क्लेम किया गया कि इसमें इम्प्रूव सेंसर्स और इम्प्रूव इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बदौलत इसकी एक्यूरेसी और इसकी लिथैलिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। बात करें बाबर 1A मिज़ाइल की, तो इसकी मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लैंड और सी टारगेट्स दोनों के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके, यानी ये एक तरह से एंटीशिप मिज़ाइल के तौर पे भी इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। इस टेस्ट में इस मिज़ाइल के गाइडेंस सिस्टम और इसके एवियोनिक्स में इम्प्रूवमेंट लाई गई, जिसकी वजह से इसके लिथैलिटी में इजाफा हुआ। अब बात कर लेते हैं बाबर 3 क्रूज़ मिज़ाइल की। तो बाबर 3 क्रूज़ मिज़ाइल पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक सबमरीन लॉन्च क्रूज़ मिज़ाइल है, जिसको पाकिस्तान नेवी की अगोस्टा 90B क्लास की सबमरीन्स के ज़रिए से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिज़ाइल को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए इसकी डायमेंशंस में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई। इस मिज़ाइल की डायमेंशंस डिफरेंट थी, जिसकी वजह से इस मिज़ाइल की डायमेंशंस में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ी। इसके फ्यूल टैंक के साइज़ में कमी लाई गई, जिसकी वजह से ये फ्यूल अब कम कैरी करने लगा है, और इसी वजह से इसकी रेंज भी कम हो गई है और लिमिटेड हो गई है, 450 किलोमीटर तक लिमिटेड रह गई है। मज़ीद बात करें तो इस मिज़ाइल को डेवलप करने के बाद पाकिस्तान का सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है, जो कि दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास है। और बेसिकली सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसमें एक कंट्री की आर्म फोर्सेस अपने न्यूक्लियर मिज़ाइल को, जो भी कंट्रीज न्यूक्लियर मिज़ाइल पोजेस करते हैं, उनको अब तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए कैपेबल होती हैं, यानी एयर प्लेटफॉर्म, लैंड प्लेटफॉर्म और सी प्लेटफॉर्म। तो अब इस मिज़ाइल को डेवलप करने के बाद पाकिस्तान इस मिज़ाइल को अपनी सबमरीन्स के ज़रिए अपने अंडर वाटर प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी लॉन्च कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सर्वाइवेबिलिटी में इजाफा होता है। बेसिकली सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि तो आप उन्हें सी प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए कैपेबल हों, जिसकी वजह से आपकी सर्वाइवेबिलिटी में इजाफा होता है और आपकी पोजीशन बेहतर रहती है। अब बात कर लेते हैं हरबा क्रूज़ मिज़ाइल के बारे में। तो इस मिज़ाइल का सबसे पहला टेस्ट 2018 में किया गया था पाकिस्तान नेवी की सर्विस में PNS अजमत क्लास की FAC यानी फास्ट अटैक क्राफ्ट की जानिब से, और इस मिज़ाइल ने सक्सेसफुली अपने टारगेट को निशाना बनाया था। उसके बाद इस मिज़ाइल को पिच किया गया इंटरनेशनल मार्केट के लिए, इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए भी, जो कि पाकिस्तान की एक स्टेट ओन्ड डिफेंस फर्म गेट्स की जानिब से किया गया। उसके लिए इस मिज़ाइल का एक डेडिकेटेड एक्सपोर्ट वर्जन तैयार किया गया, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर तक महदूद की गई। बेसिकली तमाम दुनिया में इस वक्त जो एक्सपोर्ट मिज़ाइल्स होते हैं उनकी रेंज 300 किलोमीटर से कम ही रखी जाती है, क्योंकि MTCR के रूल्स हैं, उसके मुताबिक आपको अपने मिज़ाइल की रेंज रखनी होती है। इसके बाद IDS 2022 में इस मिज़ाइल का एक नया वर्जन पिच किया गया इंटरनेशनल मार्केट के लिए, जिसे हरबा NG कहते हैं, और इस मिज़ाइल की मैक्सिमम रेंज भी 290 किलोमीटर तक महदूद की गई, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट मिज़ाइल है। बहरहाल जो इसका ओरिजिनल वर्जन है हरबा NG का, उसकी मैक्सिमम रेंज 700 किलोमीटर ही है, जो कि पाकिस्तान नेवल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। इसके गाइडेंस सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्टिव सीकर यूज़ करता है और एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यूज़ करता है, यानी ये डुअल सीकर यूज़ करता है अपनी गाइडेंस के लिए, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा जहाँ जो वहाँ इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आई उसके मुताबिक ये एक AI असिस्टेड टारगेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूज़ करता है अपने टारगेट को लॉक करने के लिए, जो इसको एक स्मार्ट मिज़ाइल बनाता है और एक ट्रू नेक्स्ट जनरेशन मिज़ाइल बनाता है आज के करंट एंटीशिप मिज़ाइल्स की कैटेगरीज़ में।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, और आप हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ की जानिब से इसकी गाइडेंस